हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और थंबनेल में आप पीछे देख रहे होंगे यूपी पीसीएस 2025 में सुरक्षित स्कोर तक कैसे पहुँचें, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है। 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम डिसाइड है। हम लोग जून माह में आ गए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हम लोगों के पास बचे हैं और हम लोग अभी अपनी तैयारी के अंतिम चरण में हैं। लास्ट टाइम में अपने हर सब्जेक्ट को तराशना है, बेहतर करना है, लेकिन किस सब्जेक्ट को बेहतर करना है, किस स्तर तक बेहतर करना है, ताकि हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंच पाए। हमेशा समस्या यही आती है ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ। हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, बावजूद उसके कहीं 5 क्वेश्चन से, कभी 6 क्वेश्चन से, कभी 10 क्वेश्चन से, कभी 2 क्वेश्चन से हम वंचित रह जाते हैं। कहाँ हम ताकत लगाएं, कैसे ताकत लगाएं, किस में ताकत लगाएं, किस सीमा तक ताकत लगाएं, ताकि वो जो स्कोर होता है ना कट ऑफ का, उसको हम क्रॉस कर पाएँ। तो इसी को लेकर के आज 15 मिनट में हम आपसे चर्चा करेंगे। शायद ये स्ट्रेटजी आपके लिए कुछ काम आ सके और आपका स्कोर बेहतर हो सके और आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सके। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक सुरक्षित स्कोर तक अगर पहुंचने की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा सुरक्षित स्कोर होता कितना है। सबसे पहले ये जानना होगा कि सुरक्षित स्कोर जो है वो कितना होता है। सुरक्षित स्कोर कितना होता है? अगर पिछले 5 सालों का मूल्यांकन करें, पिछले 5 वर्षों का यदि मूल्यांकन किया जाए, पिछले 5 वर्षों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो हम ये पाते हैं कि अगर 2024 के एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए और हम आधार बनाएं 2023 को, 2022 को, 2021 को, 2020 को और एक माध्यिका निकालें, एक हम एवरेज निकालें, तो हम ये पाते हैं कि इन 5 वर्षों में जो प्रश्न का कट ऑफ, मैं नंबर का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, प्रश्न के लिए जो सुरक्षित स्कोर रहा वह 88 से लेकर के मैक्सिमम 91 के बीच में रहा, इसी के बीच में रहा। केवल 2024 इसका अपवाद रहा जिसमें लगभग अभी तक कट ऑफ तो नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है 84 प्रश्न इस बार कट ऑफ रही, क्योंकि इस बार प्रश्न थोड़ा सा जटिल थे और सबसे बड़ी बात थी कि करंट अफेयर्स का पेपर आया गया था इस बार 2024 में, वह अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन एवरेज यही है कि हम 90 का टारगेट लेके चलें, नंबर का नहीं, नेगेटिव मार्किंग के बाद प्रश्नों का। और 90 प्लस आप रहने की अगर आप कोशिश करते हैं, 90 प्लस अगर आप हैं, माइनस मार्किंग के बाद, ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग के बाद अगर आपका स्कोर 90 प्लस है तो सिलेक्शन की संभावनाएं आपके हैं। और यानी टारगेट हम 90 प्लस मतलब 90 से 95 के बीच में रहने का प्रयास करें, और 95 प्लस है तो एकदम सुरक्षित है, मेंस की तैयारी में लग जाना है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो यही कहेंगे 95 प्लस टारगेट रखिए, क्योंकि इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जानी है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आए, अगर आपका स्कोर 95 प्लस है क्वेश्चन का, माइनस मार्किंग के बाद आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना है। ये नहीं सोचना कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे जाएगी, होगा कि नहीं, होना ही होना है, कैसा भी पेपर हो। बहुत सरल कर दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा इतिहास अब तक रहा नहीं है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाए प्रश्नों की। तो आप 95 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, इसको अचीव किया जा सकता है। हालांकि 90 प्लस भी आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन और लीड लो, आप एकदम सुरक्षित रहो, ताकि डायलेमा में न रहे। प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आप तुरंत मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकें। अब सवाल उठता है 95 प्लस अगर हम जाना चाहते हैं इस स्कोर के लिए, हम क्या करना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा होगा 95 प्लस स्कोर के लिए, ये स्कोर अंकों का नहीं प्रश्नों का है, और ये संपूर्ण नहीं माइनस मार्किंग के बाद का है। 90 प्लस स्कोर के लिए, 90 प्लस स्कोर के लिए क्या करना चाहिए, 90 प्लस स्कोर के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अभी हमारे पास लगभग 4 माह हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की पूरी बात करें तो 12 अक्टूबर को अगर एग्ज़ाम आपका होता है तो 4 महीने हैं।
तैयारी पूरी होने के बाद अब 4 महीने की क्या रणनीति हो। शुरुआत से 4 महीने में अब कुछ नहीं होने वाला है। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ जो अब तैयारी शुरू करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से लगे हैं, 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं, 24 का एग्जाम दिए, 8-10 क्वेश्चन से वंचित रह गए। तो 8-10 क्वेश्चन से वंचित रहने का मतलब ये कदापि नहीं हुआ इस बार आप 10 क्वेश्चन आप आगे बढ़ जाएंगे। हल्का लापरवाही की है तो पिछली बार 10 क्वेश्चन से रुका था, इस बार 15 क्वेश्चन से रुकेगा, क्योंकि वही तो सारी ताकत लगानी वो 10 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए। अब हम 4 महीने में अपने आप को तराशे कैसे। हिस्ट्री भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, साइंस भी, करंट कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ पर हम फोकस करें, किसमें कितना स्कोर का हम टारगेट बनाएं ताकि उस स्कोर तक हम पहुंच जाएं। ऐसी स्ट्रेटजियों की चर्चा हम किसी सब्जेक्ट की जब शुरुआत करते हैं तब भी आपको हम बताते हैं, लेकिन आज स्पेशली सिर्फ स्ट्रेटजी पर ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा हमेशा इसका ये मानना रहा, हमेशा मैं विद्यार्थी से कहता ही रहा हूँ कि अगर आप 95+ स्कोर जाना है तो आप अपनी क्षमता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इसमें दोनों शामिल हैं, इन 3 विषयों में अपनी सारी ऊर्जा लगाइए। और ऊर्जा इस प्रकार से लगाइए कि इसमें अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन गलत होता है प्रैक्टिस के समय, तो आप चिंता में आ जाए, 5 कौन सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ गया जो मैं नहीं कर पाया, कौन सा 5 क्वेश्चन पॉलिटी का आया, कहाँ से आ गया, कहाँ से उठा लिया गया सवाल जो मेरा गलत हो गया। इतनी बेचैनी हो जाए 5 क्वेश्चन गलत होने पे। तो 5 क्वेश्चन गलत होने पे, बेचैनी होने पर अपनी तैयारी का लेवल समझ रहे हैं ना कहाँ पर है, उच्चतम स्तर पर आपका लेवल है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के साथ अपनी तैयारी के लेवल को ऐसा लेकर जाइए कि इसमें आप 90% क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए। इसमें आप 90% क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए। ये 3 विषय पर अगर आपकी अच्छी कमांड है, जैसे कुछ बच्चों का होता है, सर मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी तैयार है, हम कोई टेस्ट सीरीज दें 100 क्वेश्चन में 90 से कम हमारे नहीं होते हैं, हम कोई टेस्ट सीरीज दें हमारे पॉलिटी में 100 क्वेश्चन में 95 से कम नहीं होते हैं। 3 विषयों पर एकदम ऊर्जा झोंक दीजिए। जितने सेगमेंट से सवाल बनते, छोटा पूछला टॉपिक हो, जैसे मेरा विषय पॉलिटी है, अब मैं पॉलिटी में बताना चाहूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है पॉलिटी तैयार है, लेकिन फिर भी आपके सवाल गलत हो सकते हैं। तैयार होने के बाद इस 4 महीने में कहाँ से काम कर ले हम। आप क्षेत्रीय परिषद नहीं पढ़े हो अच्छे से, सवाल आता है गलत हो जाएगा। आप संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सवाल आता है गलत हो जाता है। आप भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, इस बार मैं एग्जाम के पहले इसका अलग से वीडियो ही बना दूंगा, क्योंकि हर बार क्लासेस में यही होता है, हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे या पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे, कई बार ये दोनों के चक्कर में छूट भी जाता है ना। तो मैं जान रहा हूँ मेरे शब्द बोलने से पहले आपकी शिकायत ही होगी, सर ये तो अक्सर छूट ही जाता है हमारा। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं समय निकाल कर ये एक्ट अलग से यूट्यूब पे पब्लिकली पढ़ा दूंगा ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल जाए। मैं ये जिम्मेदारी मैं आपसे वादा इसी क्लास में कर रहा हूँ कि आपको ये मैं करा दूंगा एग्जाम के पहले, इस बार यूट्यूब पे पब्लिकली करा दूंगा। आप सारी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें तैयार करिए। आप संविधान सभा के गठन के समय जो अंतरिम सरकार है उसके सारे पद तैयार करिए। आप सभी राज्यपालों के क्रम, प्रधानमंत्रियों के क्रम तैयार करिए। आप केंद्र शासित प्रदेशों के मामले तैयार करिए। आप जो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो विशेष राज्यों के प्रावधान है उसको अच्छे से तैयार करिए। आप अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को अच्छे से तैयार करिए। आप लोकपाल से लेकर, नीति आयोग से लेकर, वित्त आयोग से लेकर के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनकी संरचना के साथ उनके अध्यक्ष वर्तमान के और प्रथम तैयार रखिए। ये हिस्से ऐसे हैं कि बहुत पढ़ने के बाद भी इन पर बच्चा काम नहीं करता, और यही का सवाल आपसे गलत होगा। मौलिक अधिकार आप नहीं गलत करोगे, संसद का सवाल आप नहीं गलत करोगे, न्यायपालिका का सवाल नहीं गलत करोगे, ऐसे सवाल आप पॉलिटी में गलत करोगे जो पॉलिटी का हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि उन पुछल्ले टॉपिक की एक नोट्स बनाइए जिन टॉपिक से सवाल यदा कदा आते हैं लेकिन आपने बहुत गहराई से उसको पढ़ा नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा उसका रिवीजन नहीं किया है, आप पर उस पर आपको बहुत कमांड नहीं है कि गहरा सवाल आएगा तो आप फंस जाएंगे। तो उन टॉपिक्स पर कमांड करिए। बात समझ गए? ऐसे ही पॉलिटी में करिए, ऐसे हिस्ट्री में करिए, ऐसे ज्योग्राफी में करिए। वो यदा कदा हिस्सा कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, इसलिए क्लास में, बैचेस में भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता और हम स्वयं से भी उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारा स्कोर घटा देता है। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी बहुत बेहतर हो गई है तो उसी को मत तराशते रहिए। 4 महीना बचा है, उस 4 महीने के भीतर उन पुछल्लो टॉपिक पर ध्यान रखिए। अब आपको एहसास हो गया होगा, मेरी आवाज़ जितने बच्चे सुन रहे हैं, जो लाइव कर रहे हैं या बाद में जो ऑफलाइन करेंगे, ये सबको एहसास हो गया हाँ सर, ऐसे कुछ हिस्से ज्योग्राफी में है जिनको मैं जानता हूँ, यहाँ से सवाल आते हैं लेकिन मेरा बहुत अच्छा तैयार नहीं है। ऐसे कुछ हिस्से इन्वायरमेंट के हैं जहाँ से मैं जानता हूँ कि सवाल कभी कभी बनता है लेकिन मेरे तैयार नहीं है। पॉलिटी का भी ऐसा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है
कुछ पुछल्ले टॉपिक हैं जिनको मैं जल्दी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन सवाल आते हैं तो आते हैं, तो 4 महीने में काम करिए। इससे आप 5-7 क्वेश्चन बढ़ा ले जाएंगे। और 5 ही 7 क्वेश्चन की लड़ाई आपकी है। जो गंभीर बच्चे हैं, जो हर बार किस्मत के सहारे रूठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चनों से रह जाते हैं, उनकी लड़ाई मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 क्वेश्चन की लड़ाई है, इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं है। और ये काम अगर आपने कर लिया तो आप अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो हिस्सा है ना, ये अकेले आपका 80 क्वेश्चन दे देता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के साथ 80 क्वेश्चन दे देता है। और इसमें आप टारगेट बनाओ कि इस 80 क्वेश्चन में हम अपना स्कोर 65 से 70 रखेंगे। अपना स्कोर हम 65 से 70 रखें, ऐसी तैयारी यहाँ पर करो। इन 3 विषयों पर अगर इतनी कमांड अगर आप बना ले जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट के साथ, तो मैं बहुत दावे के साथ ये क्लेम कर रहा हूँ आपसे कि आप 65 से 70 अगर आप करते हैं तो आप एक सुरक्षित स्कोर की सीमा को बहुत आसानी से आप क्रॉस कर जाएंगे। और इसमें पॉलिटी की हिस्सेदारी जो रहती है 20 से 25, हिस्ट्री के भी 25 से 30 से कम नहीं रहती है, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट की मिलाकर के 30 से 35 भी हो जाती है। और इसमें टारगेट मैं कह रहा हूँ 80 में 65 से 70 रखो। उसके बाद आपका दूसरा महत्वपूर्ण सबसे हिस्सा, इसके बाद तुरंत आप करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। करंट अफेयर्स की यूपीपीसीएस में भूमिका मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 35 है, जिसके लिए लड़ाई केवल आप नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम भी लगातार इस लड़ाई के लिए आपके साथ लड़ रहे हैं। हर रोज लड़ रहे हैं आपके लिए, रेगुलर प्रयास कर रहे हैं, रिवीजन के माध्यम से कर रहे हैं, डेली टू डेली कर रहे हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप भी यहाँ पर लड़िए मेरे साथ, मेहनत करिए। काम मैं कर रहा हूँ, बस आप तैयार करने की जिम्मेदारी करिए। बाकी एग्जाम के पहले तक हम हर प्रयास आपके लिए करंट अफेयर में करेंगे, और आप मेरे साथ काम करते रहे, सेल्फ मेहनत करते रहे। क्लास के साथ साथ अगर आप सेल्फ मेहनत करते रहे तो ये स्कोर भी आपको अगर 30 आएगा तो आप 25 की स्थिति में रहेंगे, 35 आएगा 30 की स्थिति में रहेंगे। हम कहते हैं मत करिए, आप 25 में 20 कर लीजिए भाई, 25 में 20 कर लीजिए, आप 25 में 20 कर लीजिए, और मान लीजिए 35 आ रहा है, आप 25 कर लीजिए। आप यहाँ 10 क्वेश्चन की गलती रखिए। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया करंट अफेयर में, तो उसका न्यूनतम अगर आप ले लीजिए, और इसका न्यूनतम, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, 65 वहाँ उन तीनों में सही करिए, करंट अफेयर में केवल 20 सही करके आप आ जाइए, तब भी आपका स्कोर 85 पहुँच चुका है। 85 पहुँच चुका है। केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर की लड़ाई से आप 85 पहुँच सकते हैं, और जिसमें से मैंने मिनिमम लिया है। जितनी मेहनत हम लोग करंट अफेयर में कर रहे हैं, उसमें से 35 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 गलत करने की अनुमति मैं दे रहा हूं आपको, जबकि अच्छे बच्चे और कर सकते हैं। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि आप 15 क्वेश्चन गलत करो। मैं 15 क्वेश्चन करंट अफेयर में गलत करने की बात कर रहा हूं। 30 आता है तो 10 गलत करो, 25 आता है तो केवल 5 गलत करो, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। और जबकि 30 से कम करंट अफेयर नहीं रहेगा यूपीपीसीएस में। आरओ में कम रहता है, लेकिन पीसीएस में 30 करंट अफेयर रहता है। आप 85 का स्कोर पहुंच गए, लेकिन मेरे ये कहने से मतलब कहीं कदापि ये नहीं है कि आपको एक साइंस को छोड़ना है, आपको इकोनॉमी को छोड़ना है, आपको कुछ स्टैटिक जीके को छोड़ना है, आपको यूपी स्पेशल को छोड़ना है, आपको जनगणना को छोड़ना है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। 85 पहुंच गए हैं, जबकि मैंने इसमें आपकी साइंस की बात नहीं की है, मैंने आपको इकोनॉमी की बात नहीं की है, मैंने आपको अभी यूपी स्पेशल की बात नहीं की है, मैंने आपको जनगणना की बात नहीं की है, मैंने आपकी स्टैटिक जीके की बात भी नहीं की है। मिसलेनियस के सवाल 8-10 यूपीपीसीएस में आ ही जाते हैं 150 सवालों में। और मेरा मानना है कि साइंस और इकोनॉमी तो आप शिक्षक के साथ क्लास में पढ़ते हो। राज सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, इकोनॉमी के लिए अभिनव सर आपको पढ़ा रहे हैं। अब उनकी कक्षाओं से अगर आप निरंतर जुड़े हैं तो इन दोनों की भूमिका भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन तो दोनों मिलाकर रहना है। 25 क्वेश्चन आपको रखना ही रखना है। आप इसमें अगर 10 कर गए तो आप सेफ स्कोर पर पहुंच गए। अगर आप इसमें 10 कर गए तो 95 पहुंच गए। अभी यूपी मान लो कोई सवाल नहीं आया, जाने दो। स्टैटिक जीके सब गड़बड़ा गया, जाने दो। जनगणना का कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, जाने दो। और इस 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करना बहुत हल्की बात कह रहा हूं, जबकि गंभीर बच्चे यहां पर भी 15 स्कोर पहुंचा सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरा साइंस बहुत अच्छा है, इकोनॉमी भी ठीक है, तो यहाँ 25 में 15 करो, यहाँ कहीं आपका स्कोर अपना समझौता कर सकते हो। तो टारगेट क्या मिला पूरा अल्टीमेटली इस पूरे डिस्कशन के बाद? टारगेट ये मिला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के साथ हमें 65 का टारगेट रखना है कि इसमें 80 प्रश्न आने आना है। 75 से 80 कम आ ही नहीं सकता। ये अलग हो सकता है
पॉलिटी कम आ गई, हिस्ट्री ज़्यादा आ गई, ज्योग्राफी ज़्यादा आ गया, किसी वर्ष पॉलिटी ज़्यादा आ गई, हिस्ट्री कम आ गई, ये हो सकता है, लेकिन तीनों की भूमिका 80 से कम नहीं रहेगी, इन्वायरमेंट जोड़ के बता रहा हूँ। और उस 80 में 65, इसमें 15 से ज़्यादा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। और उस 15 क्वेश्चन की ही अनुमति देने के पीछे मैं कारण बता चुका हूँ। पुछल्ले टॉपिक, हल्के टॉपिक, यदा कदा आने वाले टॉपिक की स्टोरी क्लियर कर लीजिए, स्टोरी क्लियर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लीजिए, टेक्स्ट सीरीज एग्जाम के पहले कम से कम 15 दे कर जाइए, तो आप इस 80 क्वेश्चन में पैसे आ सकते हैं। करंट अफेयर केवल मेरे साथ बने रही, जितना मैं आपको गाइडेंस करता रहूं उतना आप करते रहिए। बाकी इस 80 क्वेश्चन में मैं हूं, पॉलिटी के लिए 25 क्वेश्चन लेके मैं खुद आपके साथ हूं। इतना अगर आप करते रहेंगे, और साइंस और इकोनॉमी में 25 क्वेश्चनों में केवल 10 क्वेश्चन सही करने का भी अगर आप बना लेंगे, जबकि आप 15 सही करेंगे, साइंस में आपकी स्थिति इतनी बेहतर है कि आप इसमें 15 सही कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, मान लो सवाल थोड़ा, कई बार आपको अगर टफ लग जाते हैं टेक्नोलॉजी के सवाल, कई बार आपसे सवाल मिस हो जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसकी शब्दावलियों से आप फंस जाते हैं। आप 10 भी करके आ गए अगर साइंस इकोनॉमी में, तब भी आपको मैंने 95 तक पहुंचा दिया। अभी मैंने यूपी स्पेशल की कोई बात नहीं किया, हालांकि यूपी स्पेशल भी मैं ही पढ़ाता हूं। अगर सवाल आया 10 भी आ गया तो 5 कर लोगे, 5 आ गया तो 2 कर लोगे। हालांकि पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं, कभी नहीं आएगा। जनगणना भी पढ़ के जाओ तो 2-3 सवाल आए तो आप कर पाओ। स्टैटिक जीके तो मैं करंट अफेयर में मोस्टली कवर करा देता हूं, स्टैटिक जीके, फिर भी परीक्षा से पहले थोड़ा मिसलेनियस देख के जाइए। कोई हिस्सा अपना कमजोर मत बनाइए, ताकि आप हर जगह के क्वेश्चन टेकल कर पाएं। कोई हिस्सा ऐसा न रहे जिसको आप कहते इसको मुझे टच नहीं करना, ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये हिस्सा ऐसा जिसको मुझे टच नहीं करना। आपको लगे कि अच्छा मेरा सब कुछ है, लेकिन फोकस्ड मैंने इन 3 विषयों और करंट अफेयर पर खूब किया है, बाकी मेरा साइंस और इकोनॉमी भी ठीक है। ये भाव जिस दिन आ गया ना 95, तो मैं केवल सेफ रहने के लिए कह रहा हूं, आप 100 पार कर जाओगे, आप 100 पार कर जाओगे, लेकिन इसके बगैर नहीं। इन दोनों के बगैर 100 कभी पार नहीं होगा, 95 कभी पार नहीं होगा। तो एवरेज बनाओ, एवरेज बना के इन तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करो। और अच्छा परफॉर्मेंस का तरीका मैंने बता दिया है कि जो परंपरागत हैं, जो आपकी तैयारी है, उस तैयारी में खोजिए कि कहाँ लूप होल है, कहाँ अभी काम करने की गुंजाइश है। और निसंदेह रूप से हम 10 सालों से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हमें अभी दिखता है कि कहाँ कहाँ और काम करके हम उस सेगमेंट को और अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो आप में तो गुंजाइश होगी ही यार, कैसे नहीं होगी। मेरे में अभी 20% गुंजाइश बची है काम करने की, तो आप में तो गुंजाइश अभी है ही है। उस गुंजाइश को ढूंढिए और उस पर काम करिए, और काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। आप क्या करते हो, जितना तैयार हो गया उसी को बांचते हो, उसी को बांचते हो। अरे जब समय बढ़ा ही रहे हो, लगातार प्रयास कर ही रहे हो, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड हो, आगे बढ़ो। जो चीज़ें आज तक छोड़ते आए हो, जहाँ के क्वेश्चन अब तक गलत करते रहे हो, उस पर कमांड बनाओ, उस पर अपनी ताकत लगाओ, तब आप एक सुरक्षित स्कोर तक पहुँच जाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा की सफलता मिलेगी। और ये आपकी पहली लड़ाई होती है सिविल सेवा के चयन में। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आगे की लड़ाई आसान हो जाती है। उम्मीद करते हैं अगर इस नियमों का पालन आप करेंगे और इस बात को हमारी समझे होंगे, अपने पुछल्ले टॉपिक पर ध्यान दे होंगे और अपनी गुंजाइश को ढूंढिए। बस आगामी 4 महीने में जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, वो गुंजाइश को ढूंढिए, लगातार गुंजाइश पर काम करिए और रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज लगातार दीजिए, ताकि अपनी गुंजाइश पता चलती रहे कहाँ कहाँ और गुंजाइश है। तो आप एक सेफ स्कोर तक, सुरक्षित स्कोर तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, अभी उत्कर्ष ऐप पर आपका क्या चल रहा है, बिग समर सेल का ऑफर चल रहा है, जो पहले 3 जून तक था, इसका ऑफर को बढ़ा दिया गया है। अब ऑफर 8 जून तक है आपका। कब तक है? अब आपका ऑफर जो है 8 जून तक है। 8 जून तक उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे वह प्रीलिम्स का है, चाहे वो MCQ का है, चाहे वो आरओ फाउंडेशन है, चाहे PCS फाउंडेशन है, चाहे हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, सब पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है और अब तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। और जो बच्चे प्राइम कोर्स लेते हैं उनको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और 3 महीने की कोर्स की वैलिडिटी भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो ऑफर का लाभ लीजिए, क्योंकि ये ऑफर विशेष अवसरों पर आपको मिलता है। वर्ष भर में ऐसे 7-8 अवसर आते हैं, इस अवसर का लाभ लीजिए और उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी और ये मार्गदर्शन आप विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच।